नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे अरुण गुप्ता, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। और मजेदार चीज़ है, वार रूम का कंसेप्ट इन्हीं का दिया हुआ है और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का वार रूम चल रहा है उसको ये हेड कर रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपके हाथ में मैंने संकल्प पत्र देखा है। ये संकल्प पत्र कितना प्रभावशाली रहेगा इस 2024 के विधानसभा के चुनावों को? विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे अपनी बात को रखने का एक मौका देने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी अपना संकल्प पत्र करती है तो उसका मतलब ये है कि हम संकल्प की बात करते हैं, और संकल्प का मतलब ये होता है कि जो हम बात करते हैं उस बात को हम पूरी तरह से पूरा करते हैं। और ये जो इस दफ़ा का संकल्प पत्र बना है, ये बहुत ही इसके ऊपर काम हुआ है और काफ़ी गहराई से इसके ऊपर काम किया गया है। अब पिछले 10 साल की हमारी जो वर्किंग रही है, उस वर्किंग के बहुत एक्सक्लूसिव जो हमने डेवलपमेंट की हैं या जो डेवलपमेंट हम आगे करना चाहते हैं, उसका हमने बड़ी अच्छे से कोशिश की है उसको बात रखने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का हमारा गवर्नेंस मॉडल होता है, जिस तरह की हम गवर्नेंस करते हैं या करना चाहते हैं, वो हम काफ़ी खूबी से करेंगे आगे भी। लेकिन अरुण जी, जिस तरीके से राजनीति में रेवड़ियां बांटने का प्रचलन चल रहा है, उससे मुझे लगता है देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, और आपने भी कहा कि 18,000 रुपया एक महिलाओं को दिया जाएगा, बुजुर्ग महिलाओं को। दो बातें कही विनोद जी आपने। एक तो आप बात कर रहे हैं रेवड़ियाँ बांटने की, और दूसरी आप बात कर रहे हैं 18,000 की। देखिए, जहाँ तक रेवड़ी बांटने का सवाल है, वो एक पॉलिटिकल गिमिक हो सकती है जो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो उस केंद्र में सत्ता में है और वो एक 10 साल का जो उनका एक पूरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से हमें जिस जिस वर्ग में और जहाँ जहाँ ये ज़रूरत महसूस होती है कि देश के उत्थान के लिए और देश की ग्रोथ के लिए हमें उस वर्ग को टारगेट करना चाहिए, जो वर्ग जो है वो शायद किसी तरह से वंचित रह जाता है, या वो वर्ग जिसके ऊपर पास वो सब स्कीम्स नहीं पहुंच पाती गवर्नमेंट की किसी वजह से, वहाँ पे हमने फोकस करने की कोशिश की है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम रेवड़ियाँ नहीं बांटते, हम वो काम करते हैं जो देश में हर चुनी हुई अच्छी सरकार को करना चाहिए। अरुण जी, पावर टैरिफ एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और कांग्रेस के लोग जो बिल्स हैं उनको लेकर के पब्लिक के बीच में प्रचार कर रहे हैं, और इसमें आपके संकल्प पत्र में पावर टैरिफ का भी जिक्र है। खुल के बताएंगे क्या घोषणा पत्र में है? ये देखिए, जो पावर टैरिफ है, पहले हम जरा विषय को समझेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पावर की, जो एक कमोडिटी है। जैसे आप बाजार में राइस खरीदने जाते हैं, आटा खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, उसी तरह बिजली भी खरीदी जाती है। और हम भी इस राज्य में बिजली खरीदते हैं बाहर से, और वो बिजली जो है आगे हमारे कंज्यूमर्स को दी जाती है। अब देखिए, जहाँ तक ये बिलों का इशू है या ये जो है, आपको शायद पता होगा कि हमारा JNK का जो टैरिफ है वो पूरे देश में बहुत कम टैरिफ्स में से गिना जाता है। जी बिल्कुल। हम ऑलरेडी एक्सट्रीमली सब्सिडाइज टैरिफ देते हैं, और उस टैरिफ को देखते हुए, और हमारी अपनी हालांकि लोकल प्रोडक्शन भी है, हमारी हाइडल की प्रोडक्शन है, लेकिन वो पूरी नहीं होती हमारी, तो उसके लिए हमें बाहर से बिजली जो है बड़े हाई रेट्स पे लेनी पड़ती है। लेने के बाद फिर हम उसको सब्सिडाइज करते हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सब गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है, सब्सिडाइज करके आगे देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वो बिल जो हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, अगर दो ही इशू हो सकते हैं बिल में, 3 इशू हो सकते हैं। पहला, रेट, जिसके बारे में आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि एक्सट्रीमली सब्सिडाइज्ड है जी। दूसरा ये है कि बिल कोई गलत बना है, अगर उसको ठीक करना, या अगर बिल किसी तरह वजह से गलत आ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, और शायद हमने प्रशासन से इसकी गहराई में बात भी की है कि बिल जो है गलत नहीं होने चाहिए, अगर गलत हैं तो उसको ठीक करना चाहिए। और मेरे को लगता है प्रशासन इसके ऊपर पूरा का पूरा सक्रिय है, वो इसको देख रहे हैं। तो ये इशू नहीं है कोई भी, ये एक नॉर्मल ह्यूमन वर्किंग है, कहीं भी गलती किसी से भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना चाहिए पावर को लेके, वो है पावर टैरिफ। और अगर पावर टैरिफ के बारे में अगर आप ये कहें कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इसका जवाब क्या दें आगे। लेकिन अरुण जी, इंडस वाटर ट्रीटी का खामियाजा जो है जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है, उसका तो कंपनसेट करना चाहिए आपने। इंडस वाटर ट्रीटी की जब आप बात कर रहे हैं विनोद जी, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये जी, जिसमें कांग्रेस के रजीम में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने
जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने जो ट्रीटी में और जो कुछ हुआ उसको जेएनके का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है जी। लेकिन जब एक दफ़ा ट्रीटी हो जाती है दो देशों के बीच में, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, और जब वो इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट बनता है तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट है या उसको जो आगे करने के लिए ये सरकार जो है इसके ऊपर बहुत ही सीरियस है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह के, अगर हम इस ट्रीटी की वजह से हमारे अगर नुकसान हो रहे हैं, इस ट्रीटी की वजह से हमारा वो सब कुछ, हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है या हमारा रिसोर्स हमें प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि हम इसके ऊपर बहुत सीरियस हैं, इसके ऊपर बहुत सीरियस वर्किंग चल रही है। वेल अरुण जी, सवाल ये उठता है कि आप बार बार क्रिटिसाइज करते हैं अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी परिवार को। जब आप ये ऐसा कहते हैं तो लोग मन ही मन में सोचते हैं कि आपने तो इनके साथ सरकार बनाई हुई थी, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाई और पीडीपी, अब वो आपको इतने अछूते क्यों लगते हैं? विनोद जी, दो विषय आपने कहे हैं। एक तो आपने कहा कि जो हमने लोकल सरकार यहाँ बनाई थी पीडीपी के साथ जी, जम्मू संभाग में पहली दफ़ा लोगों ने भाजपा को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, और ये हमारा धर्म भी था, ये हमारा फ़र्ज़ भी था और हमारा दायित्व भी था कि हम उस मैंडेट को आगे लेके जाएं। एक्सक्लूसिव मैंडेट नहीं था हमारे पास, और हमें जम्मू प्रोविंस को पर्टिकुलरली, क्योंकि कश्मीर प्रोविंस के लिए तो पीडीपी में उनको दिया उन्होंने, और जम्मू प्रोविंस के लिए हमको दिया, तो हमको इसको रियलिटी में बनाने के लिए एक चांस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम सरकार में सरकार में आने के बाद ही हमें पता लगा कि जम्मू कश्मीर में आज तक जो धांधलियाँ होती रहीं, उन धांधलियों की कितनी बुरी हालत है। हमारा सरकार में आना दो रीज़न से बहुत ज़रूरी था। चीज़ों को समझना, सरकार को समझना, सरकार की वर्किंग को समझना, सरकार के पैटर्न को समझना, और लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, बहुत ज़रूरी था। बाहर रह के तो हम करते ही थे, आपको मालूम है, पिछले 70 साल से यही काम किया है हमने, बाहर रह के। सरकार में जाना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने वो टाइप किया। जब तक हमारे हिसाब से चला हमने चलाया, नहीं चला हम बाहर आ गए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ टाइप हुआ था आपका? आपने कुछ सीखा नहीं आपने? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो टाइप था, आप वो शायद भारत की बात कर, आप उसकी यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट में जब टाइप हुआ था, वो एक पार्टी का टाइप नहीं था, वो 23 पार्टी थी, 22-23 पार्टी, जिसमें सारी सरकारें मिली थी। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक थी। और आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पिन पॉइंट क्यों करें हम? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस कोलिशन गवर्नमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पार्ट था, और उनके एक मंत्री थे। तो इसलिए ये कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार में उनका होना कोई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी थी, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा था। तो अगर हम उस बात को ना भी करें और ये समझेंगे ठीक है, जैसे 22 लोग थे वैसे ही ये भी लोग थे, तो ठीक है, चलता है। अरुण जी, भाजपा पर यह आरोप लगता है कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अगर सीखनी हो, कोई फॉर्मूला सीखना हो, तो भारतीय जनता पार्टी से कैप्सूल कोर्स करना जरूरी है। आप फारूक अब्दुल्ला को यूनाइटेड नेशन में ले जाते हो और पाकिस्तान के खिलाफ उनसे बातें करवाते हो। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उद्धव ठाकरे को कैसे आपने, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। विनोद जी, ये यूज़ एंड थ्रो का जो आप टर्मिनोलॉजी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल में ये टर्मिनोलॉजी होती नहीं है जी। अल्टीमेटली दोनों जो विषय की आपने बात की, दोनों देश के लिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने लिए कुछ नहीं किया जी। भारतीय जनता पार्टी अगर यूएन में ले गए, उनको यूएन में कहा कि आप बोलिए, तो देश के लिए बोल रहे थे वो। अगर हमने महाराष्ट्र में कुछ कहा तो देश के लिए बोल रहे थे। ये मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कुछ अगर किया हो, फिर आप मुझे बताइए हमारी गलती, फिर हम मान लेंगे शायद हमसे गलती हुई है। हमसे तो कोई गलती हुई नहीं। हम जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं, देश हमारे लिए सर्वप्रिय है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता हमारे लिए। ये मानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, देश का हर नागरिक जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ना तो कोई देशभक्त हुआ है ना होगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, 56 इंच की छाती को ठोक के कह सकते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त नहीं कोई हो सकता। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने कहा कि बड़ा बदलाव आया है, राष्ट्रवाद का पैमाना जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो मैनिफेस्टो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है या फिर जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, दोनों ही अलगाववाद से प्रेरित है। ये तो उन्होंने कोई आज पहली दफ़ा तो नहीं किया उन्होंने।
जब से इनकी एग्जिस्टेंस हुई है, जब से ये इस सिस्टम में आए हैं, जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, और उससे पहले भी ये लोगों ने यही तो काम किया है आज तक। और यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं आज, बहुत जोर जोर से कहना चाह रहे हैं, और बड़े बिल्कुल एक कंफर्म्ड ओपिनियन से कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, एनसी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या पीडीपी के लोग हों, इन्होंने परिवारवाद से ही आज तक पॉलिटिक्स चला है। पॉलिटिक्स किसी घर की चीज नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट ए बिजनेस जी। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जब आप पब्लिक के साथ उनके सिस्टम में बैठते हैं, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इसमें पब्लिक कहां से आई? जी। पहले बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद आप उसका बेटा। ये एनसी की बात है, पीडीपी में भी यही होता है, कांग्रेस में यही होता है। तो मैं, ठीक है, इनकी रिकॉग्निशन है पॉलिटिकल पार्टीज, पर लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और जब लोग नहीं मानते हैं, हमारे माननीय जो इस देश के निवासी हैं, जब वो नहीं मानते इनको पॉलिटिकल पार्टीज, तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा। क्या ये वाकई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो घर बैठ के बिजनेस करती हैं अपने ड्राइंग रूम से? भारतीय जनता पार्टी का आपने स्ट्रक्चर देखा। हम हर जिला में अगर बैठते हैं तो अपने ऑफिस में बैठते हैं, ढंग से काम करते हैं। हमारे हर जिला में ऑफिस बने हैं, पूरे देश में हमारा एक स्ट्रक्चर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके साथ, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम मुकाबला करते नहीं उनके साथ। हम जहाँ हैं, हम ही बेस्ट हैं, हम ही आगे चलेंगे, हम ही देश की बात करते हैं, हम ही देश के निवासियों की हर पीड़ा को, हर मुश्किल को अपने दिल में लेके चलते हैं, उसके ऊपर एक्शन करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो आपके सामने हैं। देश में तो जो वो करते हैं, कहते हैं, पूरा विश्व कहता है कि जो नेता ये आज मोदी जी हैं, वैसे नेता काश उनके पास भी होते, और वो भी आज वहाँ पहुँचे होते जहाँ हम पिछले 10 साल में पहुँचे। जी। लेकिन परिवारवाद की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लेते हो। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए, राजनाथ सिंह का भी परिवार है, अगर अनुराग ठाकुर की बात करें, मुंडे परिवार महाराष्ट्र से, और बहुत सारे, पीयूष गोयल, वो आपको परिवारवाद नजर कभी नहीं आएगा। परिवारवाद की जब हम बात करें विनोद जी, इसको जरा थोड़ा समझना होगा हम किस विषय की बात कर रहे हैं। जी। प्रेसिडेंट जो है वो परिवार का, प्रेसिडेंट के ऊपर परिवार का, प्रेसिडेंट के नीचे परिवार का, प्रेसिडेंट के बाद परिवार का, मींस एक ही फैमिली के लोग हैं। जब जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर कोई हमारा कार्यकर्ता, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अगर वो काम में निपुण है, अगर वो काम को पार्टी के हिसाब से काम को वो समझता है, पार्टी संगठन को उसने अपना वक्त दिया है, संगठन के बारे में वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझता है, तो मुझे लगता है कि इस सिस्टम में किसी को भी मौका होना चाहिए करने का। हाँ, पर ये नहीं होना चाहिए कि पिताजी जो हैं, पिताजी के बाद उनके बेटे को ही प्रेसिडेंट बनना है, उसके बाद फिर उसके बेटे को प्रेसिडेंट, ये हम नहीं करते। मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े हिस्ट्री में जहां कभी ऐसा हुआ हो। जो एग्जाम्पल आप ले रहे हैं वो एक कार्यकर्ता है जो काम करता है, और उसको ग्रो होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होना चाहिए। अरुण जी, कहीं ना कहीं आपने कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं। 70 सालों में केंद्र सरकार ने इतने प्रयोग नहीं किए जिस तरीके से आपने इसको लेबोरेटरी बनाया है। सारे प्रयोग सुनाऊं कि आप? नहीं, मैं आप प्रयोग की जब बात कर रहे हैं, वो जैसे मैंने पहले कहा विनोद जी, हम पहली दफ़ा जब सरकार में आए यहाँ जम्मू कश्मीर में, उससे पहले तो हम ऑपोजिशन में थे। ऑपोजिशन में होने के बाद भी स्ट्रेंथ नहीं थी हमारी। बहुत टाइम लगा हमें लोगों को ये समझाने के लिए हमारा आना बहुत ज़रूरी है। हम आने के बाद जब हमने सिस्टम को देखा, सिस्टम को देखने के बाद हमें ये लगा कि ठीक है, जो पहले इनके साथ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में जो ये लोग करते थे, इन्होंने पूरे सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करके रखी, इतना खोखला कर दिया। वो दीमक, आप समझते हैं क्या होता है वो दीमक? जब एक बाहर से तो वो चमकता दिखता है, अंदर से ख़त्म हो गया होता है। इनका हमारा जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम था बिल्कुल वैसा ही था जी। बाहर से कुछ आपको नहीं पता लगता था, लेकिन अंदर जाके पता लगा ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वो जो एक्सपेरिमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक तरीका था हमारा समझने का, सरकार की सिस्टम को समझने का, सरकार की वर्किंग को समझने का। और वहाँ जाके हमको लगा जिस भी जगह हमने हाथ डालने की कोशिश की, वहाँ तो सारा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो मुझे गर्व है कहने में कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना देर भी वो सरकार में रहे या उसके बाद जो भी किया, उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक गुड गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और हमें मैं फिर दोबारा फख्र से कह सकता हूँ कि वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल।
राजनीतिक दृष्टि से आपका ये प्रयोग पूरी तरह से फेल रहा। लोकसभा के चुनाव के नतीजे जो हैं इस बात की तस्दीक करते हैं। आपने अपनी पार्टी को समर्थन किया, पीसी को समर्थन किया, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनवाई, और अब हालत ये है कि अब दोनों ही जितनी भी जमातें आपने बनाई उन्होंने किनारा कर लिया आपसे। विनोद जी, ये एक मीडिया स्पेकुलेशन हो सकती है कि हमने बनवाई। हम क्यों बनवाएंगे कई पार्टीज, जब हमारे पास अपने लिए करने के लिए इतना सब कुछ है तो हम क्यों करेंगे सब कुछ जी। और अब आज़ाद जी अगर पार्टी बनाते हैं तो वो उनका अपना विषय है कांग्रेस के साथ, आप वाले पार्टी बनाते हैं तो उनका अपना विषय है, या बाकी कोई भी पार्टी बनाता है, एबीसी जो बनाता है वो सब अपनी वजह से बनाते हैं, हमारी वजह से तो नहीं पार्टी बनाएगा कोई भी, क्योंकि हमसे हमारा जो अपना स्ट्रक्चर है भाजपा का वही इतना बड़ा है कि उसको भी हमें संभालने के लिए कितना बड़ा हमारा तांता बांता लग जाता है। पूरे के पूरे कार्यकर्ता हज़ारों के हिसाब से कार्यकर्ता काम करते हैं, तो हम किसी की पार्टी में क्यों इंटरवीन करेंगे या उनका एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस क्यों करेंगे उनका। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन अरुण जी, 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़े चुनाव लोकसभा के थे और ये पूरे देश में मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 सीटें छोड़ ही दी। कश्मीर में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया और सपोर्ट किया अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। ये मैसेज ठीक नहीं गया। विनोद जी, क्या है ना, कश्मीर में एक अपना ही एक सिस्टम है। हम हालांकि बहुत सीरियसली कश्मीर में हमारा स्ट्रक्चर बना है, हमारा संगठन बना है कश्मीर में। पिछले 10 साल में हमने बहुत गहराई से काम किया है कश्मीर में जी। और मैं आपकी सारी बातों का बस इतना ही जवाब दूंगा कि इस संगठन बनाने में जो हमें इतना वक्त लगा है, वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में हमें जो वक्त लगा है, उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ए ब्लॉकबस्टर हमारे लिए। अभी आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन में ही देखेंगे आप, हम भाजपा अपने तौर पे वो जो अचीव करना चाहती है हम उसमें कामयाब होंगे, पूर्णतः कामयाब होंगे। और मुझे लगता है कि ये 10 साल बहुत कम वक्त होता है किसी भी जगह जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करना। कश्मीर में हमारी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं थी, आप भी जानते हैं कश्मीर में हमारी प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन जो हम आज प्रेजेंस हैं, हमारे वहाँ पे रोड शोज़ होते हैं, हमारे वहाँ पे रैलीज़ होती हैं, हमारे वहाँ पे एक साइकिल रैलीज़ होती हैं, बाइक रैलीज़ होती हैं, कभी नहीं थी कश्मीर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कश्मीर में गए, एक राष्ट्रवाद पार्टी का वहाँ पे आना हुआ, उन पार्टीज़ के अगेंस्ट हम खड़े हुए जिन पार्टीज जो बिल्कुल परिवार के सिस्टम से चलती हैं, तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना, बात करना, देश के लिए बात करना, हर जगह झंडे, भारतीय झंडे, हर जगह भारत के झंडों को रहना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का मानना कि जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जब से ये हुआ है और जिस तरह की प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह का टूरिज्म हुआ है, ये तो कितने सालों में लोगों ने देखा ही नहीं था। पिछले 30 साल में सब कुछ देखा ही नहीं था। करोड़ों के हिसाब से टूरिस्ट आ रहा है, करोड़ों के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, ना होटल आप आ जाएं आपको कमरा नहीं मिलता है वहाँ पे 15-15, 20-20 दिन। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि हमने बहुत संजीदगी से काम किया है, बहुत सीरियस होकर काम किया है और हमारी प्रेजेंस, हमारा संगठन वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि हम इसके रिजल्ट ठीक आएंगे। विपक्ष का ये आरोप है कि आप जमात को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो जमात ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए हैं। फिर आप पर यह भी आरोप लगता है, कांग्रेस लगाती है कि इंजीनियर रशीद भी उसी का उस कड़ी का एक हिस्सा है। नहीं विनोद जी, ऐसा नहीं है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते और ख़ासकर ये जो अलगाववाद की बात करते हैं या जो सब लोग देश के अगेंस्ट बात करते हैं, हमारा उनके साथ कुछ लेना देना नहीं। हमारा उनके साथ अगर लेना देना है वो ये है कि वो जल्दी से जल्दी सिस्टम से बाहर जाने चाहिए, हमारा और कुछ लेना देना नहीं। हम किसी के साथ कोई सपोर्ट नहीं करते किसी को, ना ऐसा नहीं कि सपोर्ट हम इसलिए नहीं करते कि हमें वो लाइकिंग नहीं, वो देश के एनीबडी हु इज अगेंस्ट द नेशन इज अगेंस्ट अस, सो वी वेरी क्लियर, उसमें कोई हमारी कंफ्यूजन नहीं जी। लेकिन अरुण जी, अगर जो स्थितियां बता रही हैं, परिस्थितियां बता रही हैं और जितने उम्मीदवार आपने उतारे हैं उससे साफ स्पष्ट होता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो आपने कश्मीर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ दरवाजे ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं। ऐसे में आप ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो वो कैसे बनाएगी? ये समस्या, ये गणित हमारी समझ से बाहर है। गणित अगर आपको समझना है तो जम्मू की सीटों की बात करें। गणित आपको समझना है तो कश्मीर में हमने जितने लोग हमारे खड़े हुए हैं वो समझना होगा आपको। अगर हम उनका 60-70% भी लेते हैं तो हमारी सरकार बनेगी और मैं आपको बताऊं, सरकार हमारी ही बनेगी। लेकिन आरू जी, अगर मान लिया जाए कि नहीं होता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है आपका,
तो वैसे उस स्थिति में क्या भाजपा का रवैया रहेगा? नहीं, हम तो इस बात को मानते ही नहीं, तो इसका तो कोई वो उत्तर ही नहीं है। हम तो मानते ही नहीं इस बात को। हम तो मानते हैं कि सरकार हमारी हो, हम ही सरकार बनाएंगे। जी, लेकिन अब रिसेंटली हमने देखा कि अफजल गुरु भी मैदान में आ गया है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है, वो शायद उनके सर्वाइवल के लिए उनको लगता होगा, उसके लिए वो स्टेटमेंट देते हैं। वो तो कश्मीर को आज से थोड़ा, कश्मीर के जो नेता हैं या कश्मीर के जो अलगाववाद को जो समर्थन करते हैं, वो कोई आज थोड़ा कर रहे हैं, वो तो शुरू से कर रहे हैं। जब भी उनको लगता है कि उनकी विकेट बैड है, जब भी उनको लगता है कि वो पोर विकेट पे हैं, जब भी उनको लगता है कि वो आगे नहीं चल पाते हैं या लोग उनको समर्थन देना बंद कर दिया, तब वो इस तरह की विकेट पे आ जाते हैं। वो आज का थोड़ा आ रहे हैं, जो पिछले 70 साल से यही काम करते आ रहे हैं, वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं होता इन चीज़ों से। लेकिन आपका जो कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, वो इम्पैक्ट इनके मैनिफेस्टो में साफ नजर आता है कि कहीं दिखता नहीं है। वो कहते हैं कि उनको भी रिहा करो, उनकी नौकरी भी बहाल करो जिनके आतंकवादियों या अलगाववादियों के साथ रिश्ते हैं। हाँ, ये उनका जो मैनिफेस्टो है, बहुत हमने उसके ऊपर बहुत दफ़ा कहा है और आज भी कह रहे हैं, ये टोटली अगेंस्ट द नेशन है, ये टोटली अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम है और ये किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज अब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने इस एजेंडा को सेल करने के लिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कश्मीर का नागरिक जो आज इकोनॉमी की बात करता है, कश्मीर के नागरिक जो आज ग्रोथ की बात करते हैं, कश्मीर के बच्चे जो लैपटॉप की बात करते हैं, कश्मीर के बच्चे जो पढ़ाई की बात करते हैं, कश्मीर का बच्चा आईएएस की बात करता है, कश्मीर का बच्चा आईपीएस की बात करता है, आज वो इनके एजेंडे को बाय नहीं कर रहा है। और विनोद जी, अगर इनका एजेंडा बिकता होता, इन्होंने और भी बहुत कुछ ऐड कर दिया होता, लेकिन आज इनको मालूम है कि एजेंडा इनका नहीं बिकता। मे बी दिस इज द लास्ट टाइम दे आर सेइंग, एंड दिस मे बी द फिनाले ऑफ देयर प्रमोटिंग पीपल और टॉकिंग अगेंस्ट द नेशन। लेकिन अरुण जी, आप देखिए, जेल में रह कर के इंजीनियर रशीद लोकसभा के चुनाव जीतते हैं और जिनको टेरर फंडिंग में, कथित टेरर फंडिंग में जेल में भेजा गया था। आप देखिए सोच कहाँ बदल रही है। नहीं, उसमें मतलब अगर आप हमारी बात करें तो हमारा उसमें क्या है, हम तो आप ये कहते हैं कि सोच बदल रही है, मतलब राष्ट्रवाद फैल रहा है। वो कहाँ का राष्ट्रवाद है कि एक बंदा जेल से जीत जाता है और ये कह करके आप हमें वोट दो, हम तिहाड़ से वापस लाएंगे। विनोद जी, वो जो वहाँ की एक सेगमेंट है, जिस सेगमेंट को वो रिप्रेजेंट किया उन्होंने, वो शायद सेगमेंट वहाँ पे जो उमर जी खड़े थे, शायद हो सकता है कि ये मैंडेट उनके अगेंस्ट हो और उनको ये बताने के लिए मैंडेट था कि भाई आपने बहुत हमारे पे गलत किया है, हम आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं। इससे बड़ा मैंडेट क्या हो सकता है। एक्सक्लूसिव उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। वो पार्टी जो पार्टी इतने सालों से वहाँ पे काम कर रही है, उनका हारना वहाँ से कोई छोटी बात नहीं है। यस, जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हैं जो वहाँ से जीते हैं, अब देखिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके अपने लोकल इश्यूज़ हैं, उनके अपनी लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको लगता है कि अगर उसने एक किसी को पर्टिकुलर को जिताया है तो शायद उनका मेरा मानना ये है कि उनको लगता है कि वो उनके इश्यूज़ को अच्छी तरह पार्लियामेंट में जाके बात कर सकता है, पार्लियामेंट में उतार सकता है। तो एक डेमोक्रेसी में उन्होंने किया। लेकिन देश के जब आप धारा में आ जाते हैं, देश की आप प्रॉपर सिस्टम में आ जाते हैं, फिर आप देश के अगेंस्ट नहीं चल सकते। ये हमारा मानना बहुत क्लियर है। अरुण जी, टिकट वितरण के बाद नाराजगी खुलकर बाहर आई है, वो कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा सकती है? विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं एक बड़ी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक, बहुत सेम से और तरीके से काम करने वाली पार्टी है। जो कुछ लोग जो हैं, जो पार्टी से नाराज़ हुए, उनको टिकट का जो इशू था, देखिए ये हर घर में छोटी मोटी बात तो होती है, तो इसको हम इशू इसलिए नहीं बनाते कि वही लोग हमारे अपने लोग हैं, ये हैं। बहुत से लोग जो हैं उनकी नाराज़गी दूर हो गई, बहुत से लोग जो हैं वो उनको मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आज आप सरकार में हैं तो कल आप संगठन का काम नहीं करेंगे। वही लोग जो थे जो कल सरकार में थे आज संगठन का काम कर रहे हैं, तो संगठन भी इन्हीं लोगों से ही चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत संगठन है और उसमें मजबूत लीडर्स की ज़रूरत है। तो काफ़ी लोग जो हैं संगठन में भी हैं और जो लोग नाराज़, जिनकी आप नाराज़गी की बात कर रहे हैं, घर के हैं लोग, घर में आपस में नाराज़ होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं। यानी आपके मुताबिक कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, डैमेज कंट्रोल हो गया है? मैं इसको ना डैमेज कहूँगा ना डैमेज कंट्रोल कहूँगा, मैं कहूँगा घर के अंदर दो लोग बात करते हैं और बड़ा उसको बैठ के सुलझाता है, बस उतना ही हुआ। जी, आखिर में ये आपसे सवाल रहेगा कि
आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो विदेश नीति बड़ी सुदृढ़ थी, जिससे हमारे रिश्ते बड़े मजबूत हुए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध जितने बेहतर होने चाहिए वो नहीं हो पाए। आखिरी सवाल है आपसे। पड़ोसी जब आप कहते हैं, आज तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं। आज हम जिसको आप पड़ोसी कहते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है कि 4 घंटे दूर हो, कोई पड़ोसी 6 घंटे दूर हो, कोई पड़ोसी 9 घंटे दूर हो। पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं। तो मेरा सिर्फ मानना ये है कि आप पूरे ग्लोबल अगर एरेना में देखें, ग्लोबल कैनवस पे देखें, तो हमने तो बहुत अच्छा किया है। पूरे विश्व में आज हमारा नाम है, पूरे विश्व में आज हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे जितने भी ट्रैवल मैंने किया है, इंडियंस को बहुत ज़्यादा इज्जत से देखा जाता है। ये ऐसा नहीं हुआ विनोद जी, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क हुआ है। पिछले 10 साल बहुत काम हुआ है इस पर। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई पड़ोसी जिसकी आप ABC की अगर बात कर भी रहे हैं, अगर उसमें आप चाइना का नाम ले रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि चाइना जो है एक बड़ा एक आई वुड कॉल एक वोलेटाइल हमारा नेबर है, लेकिन हमने जितनी उनको ज़रूरत थी उनको संभालने की हमने संभाल लिया है। लद्दाख आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारा रोड नेटवर्क आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके सामने एग्जाम्पल है। सो वी आर टेकिंग केयर टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री टू द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नोबडी कैन इवन रेज ए आई ऑन द इंडिया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। समय इजाज़त नहीं दे रहा, बहुत सारे सवाल थे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।